डियर स्टूडेंट्स हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे जिसका नेम है नियोजित विकास की राजनीति। और पोल साइंस में जो सेकंड बुक है उसका ये चैप्टर है। कुछ पोर्शन हमने कर लिया था, आगे देखेंगे हम योजना आयोग के बारे में, जिसका आजकल नेम नीति आयोग है। तो इसमें ये बताया गया कि योजना आयोग जो है उसने किस तरीके से देश के विकास करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले हम जो योजना आयोग है उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। आप सबको पता है कि हमने पिछले साल जो बुक पढ़ी थी उसमें भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में पढ़ा था। इस पूरी बुक के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए थे। इसमें योजना आयोग का जिक्र कहीं नहीं आया था, क्योंकि योजना आयोग जो है उस टाइम तक नहीं बनाया गया था। इसको 1950 में बनाया गया। 1950 में इसकी स्थापना की गई, मार्च के महीने में। ये आयोग एक सलाहकार के रूप में काम करता था। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई काम करने के लिए कोई प्लानिंग की जाती थी, या फिर कोई काम करना, किसके ऊपर कितना पैसा लगाना है और कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है, उस सारी जो सारी सलाहें हैं वो योजना आयोग देता था। जैसे इसमें कोटेशन में दिया हुआ है कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना और बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई करने के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्रमाणित हो। और ऐसी कंडीशन उत्पन्न करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? योजना बनाने की ज़रूरत थी। योजनाओं के द्वारा ही काम किया जाना जरूरी था। अब इसमें देखिए क्या क्या बातें अमल में लाई जाएंगी इसके अंतर्गत। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों को बराबरी का अधिकार हो। इसमें इक्वलिटी रखी गई है, हर किसी के लिए सर्वमान्य भलाई हो, मतलब सबकी भलाई हो, कोई भी इंसान बाधित ना हो। भलाई अगर मतलब भलाई की जा रही है तो किसी भी इंसान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। यहाँ नीति आयोग के बारे में दे रखा कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। इसके उद्देश्य और संरचना को जानने के लिए, मतलब इस पर कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप इसका नाम याद रख लें, इसकी फुल फॉर्म याद रख लें, और इसका अध्यक्ष जो है वो देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो अब योजना आयोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नियोजन देख लेते हैं, योजनाएँ देख लेते हैं। अब इनके ऊपर भी मतभेद थे। मतभेद के बाद भी सभी लोग जो है एक बात के ऊपर तो सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं देना है, वो गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, सरकार के हाथों में ही आना चाहिए। विकास का एक खाका योजना तैयार करनी चाहिए जिसके अंतर्गत ही विकास करना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि जो पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार हैं 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में फैल गए थे। पूरे विश्व में इस चीज़ को जन समर्थन मिला था, मतलब सभी इसी को सहमति दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि इसके एग्जाम्पल उनके सामने आ चुके थे। जैसे यूरोप के अंदर महामंदी आई, इससे यूरोप ने बहुत अच्छा सबक लिया और अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। जापान और जर्मनी के युद्ध के बाद वहाँ पर भी अर्थव्यवस्था गिर गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल लिया। सोवियत संघ में 1930 से 1940 तक जो मंदी आई थी, उसके बाद भी उसने आर्थिक प्रगति में शानदार बढ़ोतरी जो है वो की। तो इन चीज़ों से हमें साफ पता चलता था कि योजना बनाकर चलना हर देश की अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करता है। अब हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग जो है बिल्कुल आकस्मिक नहीं था। अगर ये कहें कि एकदम से बना दिया गया तो ऐसा कुछ नहीं था। इस कहानी के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे, योजना आयोग की कहानी जो है उसके अंदर यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक इंटरेस्टिंग रूप है योजना आयोग जो है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जो निजी लोग हैं वो ये क्या चाहते हैं कि सारे जो उद्यमी नियोजन है वो इन्हीं के अंडर में होने चाहिए। जैसे कि आजकल आप सुनते होंगे कि पूंजीवादी होना चाहिए, जो सरकार है वो बड़े बड़े या उद्योगपतियों, जैसे बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि सरकार अडानी अंबानी का फेवर कर रही है। तो ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में आती है जब भी अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर बॉम्बे प्लान के बारे में आपने इसके अंदर आपने पढ़ना है कि बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान क्या था? वो यही बताता था कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ लोग निजी हाथों में नहीं जाना चाहते, मतलब निजी हाथों के अंतर्गत ही नहीं होता। क्योंकि बॉम्बे प्लान के अंदर देश के कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर एक अपना समूह बनाया और इस समूह ने डिमांड उठाई कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जाए। मतलब इन्होंने
तैयार किया है जो बहुत सारे उद्योगपति थे, और इसी को बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी, इसकी इच्छा क्या थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक जो निवेश है उनके क्षेत्र के लिए बड़े कदम उठाए, मतलब उद्योगों के लिए सरकार अपने खुद के कदम उठाए, ना कि किसी निजी हाथों में सौंप दे। तो जो दक्षिणपंथी थे और वामपंथी थे वो सभी जो है वो नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले ये चाहते थे। और भारत के आज़ाद होते योजना आयोग जो अस्तित्व में आ गया था, 1950 में ही ये आ गया था, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। और बाद में इसने जो अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है हमारी, उनको ध्यान में रखते हुए एक अलग ही अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अब हम शुरुआती कदम की बात कर लेते हैं। तो सोवियत संघ की तरह भारत की योजना आयोग में भी 5 वर्षीय जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके विकल्प को ही चुना गया। 5 साल के लिए कोई योजना बनाई जाती थी और उस योजना में कितना धन जो है खर्च होगा और कितनी आमदनी होगी उसके हिसाब से बनाई जाएगी। ये न्यूज़ दे रखी है जब अनाउंस हुआ था ये कि जो योजनाएं हैं वो बनाई जाएगी। यहाँ ये जो फिगर दे रखा है, ये कार्टून है, ये हमें शो करता है कि योजनाओं का असर विलेज के ऊपर कम हुआ, बल्कि शहर औद्योगिकरण जो है इनके ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, इसका गांव के अंदर नहीं पड़ा। अब योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांट लिया गया। एक तो था गैर योजना व्यय। गैर योजना मतलब जिसको हम तय करके नहीं रखते। कई बार हम घर के अंदर भी ऐसा ही करते हैं कि 1 महीने का राशन हम लेकर रख लेते हैं, वो तो हमारा क्या हो जाएगा, योजना व्यय हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक कुछ पैसे किसी काम से खर्च करने पड़ सकते हैं, अचानक कोई बीमार हो जाए या कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो अचानक जो खर्च करना पड़ता है उसे गैर योजना व्यय कहा जाता है। तो इस तरीके से 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। ऐसा मतलब पैसा जो है वो रखते हैं उसके लिए कि 5 साल में हम इस चीज़ के ऊपर इतना पैसा लगाएंगे। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती है और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब ज़्यादा समय तक वो अर्थव्यवस्था के अंदर इंटरफेयर कर सकती है। इसके बाद 1951 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो बनी। इसका जो मोटिव था वो किसको सुधारना था, खेती को सुधारना था। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो बुद्धिजीवी थे, पत्रकार, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना आयोग के जो दस्तावेज थे उनके ऊपर बहस मुहाबिसा मतलब जो मुबाहिसा मतलब डिबेट्स होती है वो की कि क्या ये सही है, किसके ऊपर इसका इफेक्ट सही पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई वह 1956 से चालू दूसरी पंच योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि 5 साल तक जो पहली योजना चली उस समय विवाद होने लगे थे, शुरू ही हुए थे, लेकिन सेकंड योजना के दौरान तो चरम सीमा पर पहुंच गए थे। फिर 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, चौथी जो है 1966 में होती है, और उसके बाद नियोजन का जो नयापन है एक तक कुछ मंद पड़ जाता है और भारत के अंदर आर्थिक संकट आ जाता है, और आर्थिक संकट आने के कारण योजनाओं का काम जो है कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। ये 1966 में जो योजना फिर चालू होती है उसके बाद वो कुछ दिनों में ही बंद हो जाती है। तो इस तरीके से आर्थिक मंदी के कारण ये डिसीजन लिया जाता है। अब हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या दिया हुआ है। ये है हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर देश के अंदर जो गरीबी थी उस मकड़जाल से, गरीबी के मकड़जाल से देश के लोगों को निकालना था, और इसके अंदर कुछ विशेषज्ञ जुड़े हुए थे जिनमें से एक है KN राज। ये युवा अर्थशास्त्री थे और इनकी दलील ये थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी है, मतलब फास्ट हमें डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें धीरे धीरे डेवलपमेंट करना है। इनका मानना था अगर हमने तेज़ी से किया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पंचवर्षीय योजना जो है, पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर था, कृषि के ऊपर। इसके लिए सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया गया, डैम्स को बनाया गया, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है इसको बनाया गया। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो कृषि है उसको सुधारने की बात कही गई। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था, मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ जाए, यही उनका मेन मोटिव था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था और इसे और भी कम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे कम खर्च तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की कि खर्च तो हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते, लेकिन हम बचत को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यह काम भी कठिन था,
क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उतनी तुलना में देश में पूंजी भंडार कम था, मतलब रोजगार जितने को लेना चाहिए था उतना पैसा भी नहीं था। तो जो नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी। बचत तो बढ़ गई थी लोगों की, बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी की बढ़नी चाहिए थी। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी उसमें कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी, बट ऐसा नहीं हुआ। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी ही आती रही है। तो ये इफेक्ट आपने देख लिए होंगे। सेकंड जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो किससे जुड़ी हुई है? वो है हमारी औद्योगिक विकास से। औद्योगिक विकास जो है उससे जुड़ी हुई है हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजनाएं जो है। इसके अंदर जो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री योजनाकारों की एक टोली बनाई गई थी और इन्होंने योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश थी कि विकास तेजी से किया जाए। हमने पीछे पढ़ा है ना कि उन्होंने जो KN राज थे उनका ये मानना था कि धीरे धीरे विकास किया जाना चाहिए, लेकिन सेकंड योजना के अंदर जो महाल नोबिस जो थे उनका मानना ये था कि तेजी से विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात की गई थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया था ताकि बाहर से सामान ना आए और हमारे देश के जो उद्योग हों वो ही अपना सामान जो है बना पाएँ। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, ये जो सार्वजनिक उद्योग हैं इनको विकसित किया जा रहा था। और औद्योगिक पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास को एक नया आयाम दिया। लेकिन कुछ समस्याएं जो रही वो क्या थी कि हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ था। अब जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ी और उसके लिए हमें बहुमूल्य जो विदेशी मुद्रा है हमारे पास हमारी एम्बेसी में उसको हमें खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। कृषि के अंदर तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी, बट उद्योगों के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाने लगी। ऐसे में जो फिर खाद्यान्न संकट है उसकी आशंका अलग से सता रही थी, क्योंकि अगर उद्योगों के ऊपर ही पैसा लगाया जाएगा, खेती के ऊपर ना लगाया जाएगा तो खाद्यान्न कम होगा, अनाज कम होगा और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। भारत की योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने से भारी कठिनाई आ रही थी, क्योंकि बहुत कंडीशन जो है क्रिटिकल हो गई थी दोनों ही योजनाओं के बाद। ना तो उद्योगों को अपना रहे तो समझ में कुछ आ रहा था और ना ही एक उद्योग को अपना एक संकट टल जाता था दूसरा आ जाता था। अगर उद्योग का साथ दें तो कृषि पिछड़ जाती थी, कृषि के अंदर इम्प्रूवमेंट करें तो उद्योग पिछड़ जाते थे। यहाँ पीसी महालनोबिस के बारे में दिया हुआ है कि ये कौन थे। आगे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना कुछ अलग नहीं थी, कोई खास इनके अंदर डिफरेंस नहीं था। एक बार पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो ग्राफ है उसको भी आप ध्यान से देख लेना, उसमें दिखाया हुआ कि किसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी देखो इसमें कुछ खास नहीं था। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीति में सीधे सीधे शहरों की ओर तरफदारी होती नजर आ रही है। सीधी सी बात, उनका मानना यह था कि कृषि के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, सारा का सारा जोर शहरों के ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ एक अलग ही आपको मैटर मिलेगा। अब यहाँ क्या है, इसमें केरला का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे लगाकर पूंजीवादी व्यवस्था बना लेते हैं और इसी से देश को विकसित करते हैं। बट केरला का मानना कुछ और है। केरल आज एक बहुत विकसित और एक बहुत ही मतलब साक्षरता दर वहाँ 100% है, मृत्यु दर नहीं है, मातृदर मृत्यु दर नहीं बहुत कम है, जन्म दर भी बहुत कम है और लोग सभी पढ़े लिखे हैं, भूमि सुधार है वहाँ, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इन सभी चीज़ों को अपना कर केरला ने अपने आप को विकसित कर लिया और उसको केरल मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ केरला के एग्जाम्पल से सभी को सीखना चाहिए और इस तरीके की जो है डेवलपमेंट की नीतियाँ अपनानी चाहिए, ना कि सिर्फ पूंजीवाद और समाजवाद से देश का विकास हो सकता है। अब हम मुख्य विवाद देख लेते हैं कि इसके ऊपर मुख्य विवाद हुआ क्या। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे। पहला तो है कृषि बनाम उद्योग। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच में से किसको हम अपनाएं। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए कि किसको अपनाया जाए, कृषि में से और उद्योगों में से, और किसके ऊपर ज़्यादा संसाधन खर्च किए जाएँ। कईयों का तो मानना ये था कि जो कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और
मतलब पंचवर्षीय दूसरी जो पंचवर्षीय योजना उसमें कृषि का विकास नहीं हुआ था। और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण उद्योग इलाकों को चोट पहुंच गई थी। जेसी कुमारप्पा, ऊपर इनका शॉर्ट में परिचय भी दिया हुआ है, जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया। इसमें ग्रामीण उद्योगीकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। अब क्या कहा गया, अगर हम शहर में उद्योगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो हमारी वो है ग्रामीण जो जनता है वो उसके ऊपर कोई फायदा, मतलब उनको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम ग्रामीण उद्योगीकरण कर देते हैं, गाँव में उद्योग लगा देते हैं। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में इससे अलग होकर उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई थी, क्योंकि इनका इसी जो योजना है इसी के ऊपर उनसे विवाद हो गया था। कई अन्य लोगों का सोचना भी ये था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर तेज किए बिना देश का विकास ही नहीं हो सकता है। अब यहाँ आपको ये एक पाथेर पंचाली की मूवी है, बंगाल के गांव का जिक्र है इसके अंदर, और गरीब परिवार को दिखाया हुआ है। कैसे दिखाया हुआ कि एक पिता जो है अपने परिवार को पालने के लिए कितनी मुश्किलें उठाता है। घर में बच्चे हैं, माँ बीमार पड़ जाती है और फिर मर भी जाती है। तो गरीबी को इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से शो कर रखा है इस मूवी के अंदर। मूवी 1955 में रिलीज हुई थी। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि औद्योगिकरण उत्पादन की वृद्धि तेज करने की डिमांड उठ रही थी कि इसको तेज किए बिना तो देश को गरीबी से छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। तो ये डिमांड उठाई गई इसके अंदर। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी और नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। नियोजन की बहुत सारी नीतियां बिल्कुल सही फिट बैठी, जैसे ही उन्होंने योजना बनाई थी वैसे काम हुआ। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ था, सिर्फ इस कारण प्रॉब्लम हो गई थी। भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। जिनके पास भूमि थी उनके पास सामाजिक ताकत भी ज़्यादा थी और राजनीतिक ताकत भी ज़्यादा थी। राजनीति के अंदर भी वही ज़्यादा रोल प्ले करते थे। इसके अलावा जो ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती है तो ग्रामीण गरीबों की विकराल समस्या का तो फिर भी कोई समाधान नहीं है। ग्राम वासियों की जो गरीबी है वो तो फिर भी ख़त्म नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, वो क्या चाहते थे, औद्योगिक विकास चाहते थे। उनका मानना ये था कि उद्योगों का विकास हो। अब हम जो हमारा निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ, इस फिगर से ही हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ जाएंगे। ये जो फिगर है इसमें क्या दिखा रखा है, इधर दिखा रखा पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी जो सार्वजनिक सेक्टर उसको दिखा रखा, और इधर दिखा रखा प्राइवेट सेक्टर, और बीच में सरकार को दिखा रखा है। अब क्या कहा जा रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हमारे पास अमेरिका मॉडल है उसको अपना लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पब्लिक सेक्टर को अपना लेना चाहिए, जिसके ऊपर सारे के सारे जो उद्योग हैं उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि निजी इंसान का। निजी इंसान मजदूरों का शोषण करता है, इसलिए सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। तो सरकार को मनाने के लिए लगे हुए हैं पब्लिक सेक्टर वाले भी और प्राइवेट सेक्टर वाले भी, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। बट इसका होता क्या है, सरकार के उस समय यहाँ सरकार का रुख किसको दिया हुआ है, प्रधानमंत्री को दिया। उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर इन्होंने क्या किया, ना तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, ना इन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया। इन्होंने तीसरी ही व्यवस्था को अपना लिया जिसे हम कहते हैं मिश्रित। ठीक है, मिश्रित जो है हमारी उसको अपना लिया। इसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। तो अगर हम बात करें आलोचना की, तो जो दक्षिणपंथी है वामपंथी, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत आलोचना की है। निजी क्षेत्रों को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय दिया। इन्होंने ये बोला कि अगर आप सार्वजनिक कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो निजी क्षेत्र के अधिकारों को आप छीन रहे हैं। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी राह में रोड़े अटकाए हैं। क्या कर दिया था, अगर कोई भी फैक्ट्री वगैरह खोली जाती है निजीकरण के द्वारा, तो उसमें क्या कर दिया था, लाइसेंस पर जो है या परमिट जो है कंपलसरी कर दिया था, जो आजकल भी है। तो इसमें क्या बोला इन लोगों ने, वामपंथी और दक्षिणपंथियों ने, कि आपने तो जो निजी लोग हैं उनके राह में रोड़े अड़ा दिए हैं। मतलब उनका जो राह है, मतलब तरक्की का जो रास्ता है उसके अंदर आपने बाधाएं डाल दी हैं।
और सरकार ने और क्या किया, इसके अलावा ऐसी चीज़ों के ऊपर बाधा भी लगा दी जो घरेलू बाज़ार में बनाई जा सकती हो। उनका मानना ये था कि घरेलू बाज़ार में जो चीज़ें बन रही हम यहीं से खरीद लें, हमें दूर से बाहर से अगर उनका आयात करेंगे तो इनको कंपटीशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी अब रह नहीं गई थी, क्योंकि पहले वो सस्ता इसलिए करते थे क्योंकि बाहर से भी माल आता था और अपना माल बेचने के लिए वो उसको सस्ते रेट पर दे देते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि आयात तो हो ही नहीं रहा था। सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी थी, इसके कारण भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी। देखो, निजी हाथों में उन्होंने कुछ दिया था बट ज़्यादातर चीज़ों को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था, सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। इसके कारण भ्रष्टाचार और अकुशलता, मतलब काम अच्छे से नहीं करना आता था लोगों को, तो ये चीज़ें बढ़ गई थी। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने किया, सरकार के फेवर में बोल रहे थे ये। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है। हाँ, उनका ये मानना था कि शिक्षा के लिए और शिक्षा और चिकित्सा दोनों के लिए कोई राशि तो खर्च की ही नहीं है। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की थी, डायरेक्ट मदद की थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया वर्ग उठाया था। ना गरीब ना अमीर, मध्यम वर्ग खड़ा हो गया था, जिनको मोटी तनख्वाह मिलती थी और सारी सुविधाएं वो भोग रहा था। गरीब वहीं पर रह गए थे। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले ही कुछ कम हुआ था, लेकिन संख्या बढ़ोतरी में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तो यहाँ तक का पोर्शन डियर स्टूडेंट्स आप रीड कर लेना, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लर्न कर लेना। गुड बाय।